Hey guys, मैं हूं अरसान अमर विदेजाद एंड यू वेलकम टू माय यूनी। वेलकम गाइस, मैं हूं अरसलान अमर एंड द स्टूडेंट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी और मैं कर रहा हूं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिफ्थ सेमेस्टर का मैं स्टूडेंट हूं और मैंने डिसाइड ये किया है कि जो भी मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं करंट सेमेस्टर के, तो उनको मैं उनमें जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं। ठीक है, तो इस हवाले से ये यूट्यूब चैनल है हमारा। यहाँ पर जो मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, अब क्योंकि करंट सेमेस्टर मेरा फिफ्थ सेमेस्टर है, तो इस फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी मेरे सीएस के सब्जेक्ट्स होंगे, मैं एक्चुअली टारगेट करने वाला हूँ सीएस के सारे सब्जेक्ट्स को। तो फिलहाल फिफ्थ सेमेस्टर के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मेरा ताल्लुक है। ठीक है, तो इसके जो सब्जेक्ट्स हैं मैं उन पे अपने लेक्चर्स बनाने वाला हूँ और मैं बिल्कुल भी यार यहाँ पे वो रिटेलू टोटा टाइप बन के मतलब यार वो बला 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 करके आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो भी मतलब मेरा लेक्चर होगा या जो भी मेरा सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर मैंने रिकॉर्ड करना है अपना एक्सपीरियंस और शेयर कर देना मैंने आप लोगों के साथ। और इस हवाले से मैंने जो प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है वो सब्जेक्ट के नेम से होगी। ऑलरेडी मैं क्या कर रहा हूँ, CS 101 के ऊपर भी मैंने जो है लेक्चर जो स्टार्ट किए हुए हैं, उस तक भी जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। और साथ के साथ मैं कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, सो मैंने ऑलरेडी जो है वो C++ के ऊपर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप उस तक भी जाकर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 40 ह्यूमन एंड कंप्यूटर इंटरेक्शन के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी लफ्ज ब लफ्ज लाइन ब लाइन तो रट्टा नहीं लगाया हुआ और ना ही वो मैं आपके साथ है इस तरह से मतलब आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैंने क्योंकि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो जो जो टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर हम डिटेल से बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। 408 CS 408 का फर्स्ट लेक्चर है यहाँ पर और उसका पार्ट 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो लर्निंग गोल होगा यहाँ पर हमारा वो क्या होगा, वहाँ पे ये होगा कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद, मुकम्मल कोर्स, ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमें मालूम होगा कि हमारा और कंप्यूटर्स का जो आपस में रिलेशन है यार, और क्या हमारा पास में इसके साथ रिलेशन रहा है और मतलब कि और क्या हमारा आज के दौर में इस कंप्यूटर के साथ रिलेशन है या इंटरेक्शन हमारी इसके साथ है, किस तरह हमारी ज़िंदगी है इन कंप्यूटर से घिरी हुई हैं, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कहीं कहीं पे हम इसमें यार कुछ लंबी लंबी स्टोरीज हैं यार, मैं बिल्कुल भी उन स्टोरीज को रिपीट नहीं करने वाला, लेकिन जो हमारे टॉपिक्स होंगे हमारा मोस्टली फोकस जो है उन टॉपिक्स पे रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। यहाँ पर आते हैं कि लर्निंग गोल के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो हमारा ये कोर्स है मतलब ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, इसको कंप्लीट करने के बाद हम क्या कर रहे होंगे, हम इस काबिल बन जाएंगे कि हम आंसर कर पाएं कि क्या सिग्निफिकेंस है ह्यूमन एंड कंप्यूटर इंटरेक्शन की, HCI की। ठीक है, और आगे क्या होगा, और हम ये भी बता पाएंगे कि इसकी क्या अहमियत है, यानी कि HCI की क्या अहमियत है किस चीज में, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज में पास्ट 40 इयर्स के थ्रू आउट, मतलब पास्ट 40 इयर्स जो गुज़श्ता 40 साल में टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, उसमें HCI ने किस कदर अपना रोल अदा किया है, क्या इसकी जो है इस पे असरात अच्छे बुरे जो भी रहे हैं वो सब ये जो है ना हमारे साथ इस कोर्स में हमारी यूनियन ने शेयर किया है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं और मूव करते हैं आगे। ओके, डिस्क्राइब अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ HCI। तो अगर कोई मुझसे पूछे ना कि HCI की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या होगी, तो मैं यही कहूंगा जो कंप्यूटर और ह्यूमन बींग्स के बिटवीन, मशीन्स जो है कंप्यूटर मशीन्स, ठीक है, उनके और ह्यूमन बींग्स के बिटवीन जो रिलेशन है, जो इंटरेक्शन है, जो कनेक्शन है, या अब तक जो हमारा इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है थ्रू आउट, जब से कंप्यूटर बना था, वो पंच कार्ड वाली मशीन या वो काउंटिंग वाले वो बिट्स वाले छोटे से कैलकुलेटर, सॉरी बड़े बड़े कैलकुलेटर होते थे जिन पे वो बिट्स से गिनते थे 1 2 3 4 और चीजों को काउंट करते थे, बार्टर वाले दौर में या उससे पहले। ठीक है,
तब से लेके अब तक हमारा क्या रिलेशन रहा है कंप्यूटर से, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या तवक्कुआत हैं हमारी आने वाले दौर में यार, कंप्यूटर क्या होंगे और किस तरह से हमारे मतलब हमारी ज़िंदगी इनसे घिरी हुई होंगी। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे कोर्स में। तो बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। तो मैं यहाँ पर मतलब इसमें ना कुछ स्टोरीज हैं बड़ी कमाल कमाल की, तो उनका भी ओवरव्यू मैं आपको ही बता रहा हूँ, मतलब मुकम्मल वो डिटेल से मैं डिस्क्राइब नहीं करने वाला। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि टॉपिक्स पे हमने बहुत ज़्यादा इसके फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम के हवाले से आंसर क्वेश्चंस जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, हमारी जीडीबीज आती हैं, तो उनके हवाले से जो हमारे जो टॉपिक्स होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, अच्छे से उसके ऊपर हम जो है ना डिस्कस कर रहे होंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे हमें वो ये बता रहे हैं कि जब आप ये लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो इसके आखिर में हमें इसके कोर्स के कंटेंट का भी पता चल जाएगा, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ यार, और कोर्स स्ट्रक्चर का भी हमें पता चल रहा होगा इसी लेक्चर के अंदर। सो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें पता चलने वाली हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जैसा कि 21वीं सदी जो है वो चल रही है और पास 30 जो ईयर्स थे उसमें टेक्नोलॉजी की में जो एडवांस मतलब तरक्की हुई है, उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला है कि जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर तक एक्सेस हो चुकी है हर बंदे की, किसी ना किसी तरीके से हर बंदा जो है वो एक्सेस कर चुका है कंप्यूटर तक। कॉमन बंदे के भी एक्सेस में आज के दौर में कंप्यूटर मौजूद है किसी ना किसी तरह से। वो हमें कहता है कि अगर आप अपनी लाइफ में 1 मिनट के लिए भी अपने टिपिकल डे के बारे में सोचें कि आज के दिन में हमने क्या क्या चीज यूज की है, तो किस तरह से कंप्यूटर आज के दिन, आज एक दिन में मेरे आपकी या मेरी लाइफ में जो है ना वो इन्वॉल्व रहा है, तो हमें पता चलेगा कि हमने कंप्यूटर का कैसे कैसे यूज किया है। हमने यूज किया है कंप्यूटर का, हमने हमने एटीएम यूज किया, हमने सेलफोन, वीसीआर, रिमोट कंट्रोल है, टिकटिंग मशीन है, डिजिटल पर्सनल जो है क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजर्स वो है, माइक्रोवेव को हमने यूज किया है। ओके, मेडिकल इक्विपमेंट्स, फैक्ट्रीज, कंपनीज, मतलब एंडलेस एक जो है ना इसके लिए क्या बनाई जा सकती है, एक लिस्ट बनाई जा सकती है। सॉरी यहाँ पर वन लाइन में मिस कर गया हूँ, मैंने कहा था कि लाइन बाय लाइन या वर्ड बाय वर्ड मैं नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर है क्या चीज। कैलकुलेटर है, वॉच है, फोटोकॉपियर है, टोस्टर है, बैंक, एयर कंडीशनर्स एंड ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट्स टाइप की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे हमारी जिंदगी घिरी हुई है, और कंप्यूटर जो है किसी न किसी तरह से इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व है। ओके, ये मैं जरा जो मैंने खचमच की है मैं इसको खत्म करता हूं और फिर मूव करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। आई होप कि यार आपको मजा आ रहा होगा। हम कंप्लीट कोर्स ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो आप लीव कर सकते हैं मेरे लेक्चर को, और अगर पसंद आ रहा तो यार लाइक जरूर कर देना प्लीज। और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलें। वैसे हर यूट्यूबर्स यार ऐसे ही कह रहा होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने, सॉरी इस पैराग्राफ में हम क्या देखने वाले हैं। यहाँ पर वो बता रहा है कि जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स जो होते थे, आज के दौर में कंप्यूटर्स वैसे बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वे ऑफ कंप्यूटिंग जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। एक वक्त था जब कंप्यूटर्स को क्या होता था, बहुत ही हाईली स्किल्ड टेक्निकल किस्म के बंदे जो है ना वो यूज कर रहे होते थे। लेकिन आज के दौर में नाउअडेज जो है द रेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जो है वो क्या हो चुकी है, ऑफ डिफरेंट यूजेस इज वेरी ब्रॉड। जो है अब लोगों का एक्सपीरियंस, लोगों का तजर्बा और लोगों का जो नॉलेज है वो एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ चुका है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि जो अब आज का जो कंप्यूटर है वो हम सबकी एक्सेस में है। हम इवन कि हमारे जो बच्चे भी हैं वो भी यार जानते हैं हाउ टू यूज कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटिंग के बारे में कुछ ना कुछ उनको भी पता है। सो अब जो है कंप्यूटर्स हमारे सिर्फ टेबल्स पर नहीं रह गए, अब जो है वो हमारे डेली रूटीन का कोई ना कोई टूल बनकर हमारे सामने है। मतलब हर जगह पर हर मतलब क्या बोल सकते हैं, लाइफ के हर मतलब फील्ड में जो है ना कंप्यूटर जो है एग्जिस्ट करता है। मतलब कंप्यूटर किसी न किसी तरह हर चीज के साथ जुड़ा हुआ है, और अब तो हमारी जो पूरी की पूरी लाइफ है, वो हमारी पूरी की पूरी जिंदगी या हम सबकी जिंदगियां जो है इन कंप्यूटर्स के अंदर क्या हो चुकी हैं, इन कंप्यूटर से घिर चुकी हैं। ओके, 1950s में जब कमर्शियल मतलब के
कमर्शियल सीन के लिए जो कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ किए गए थे वो क्या थे, वो एक्चुअली एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू यूज़ थे, मतलब उनको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, और उसकी डिफरेंट किस्म की रीजंस भी हैं कि उनको यूज़ करना इतना मुश्किल क्यों था। अच्छा, क्या वजह थी वो हम देख लेते हैं कि वो बहुत ही बड़ी किस्म की मशीनें थी और एक्सपेंसिव मशीन्स थी, बड़ी लार्ज, मतलब कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है दे वर वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव मशीन्स, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बड़े, उनके हुजम बहुत ज़्यादा थे और फिर उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो किसकी निस्बत, उस लेबर, ह्यूमन लेबर की निस्बत। ठीक है, तो जो उस वक्त काम करने के लिए ह्यूमन लेबर थी उसके ऊपर कम खर्च आता था, जो मशीन यानी कि कंप्यूटर्स थे उन पे हमारा ज़्यादा खर्च आ रहा होता था। तो एक रीज़न तो ये भी थी कि उस वक्त के दौर में, पुराने वक्तों में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल लोग कम करते थे। अब कौन कौन सी रीजन हुई है, एक तो हमने अभी ऑलरेडी एक रीज़न पढ़ी है कि बहुत ही हाई टेक्निकल किस्म के लोग उसे यूज़ कर रहे होते थे, सबके पास उसका नॉलेज नहीं था, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। ठीक है, और दूसरी बात हमने अभी 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 देखी है कि इनका एक तो हुजम बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, और इसके अलावा इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा थी, आम आदमी की पहुंच से तो ये वैसे ही दूर थे। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दे वर यूज्ड ओनली बाय टेक्निकल स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। ओके, मतलब इनको जो बंदे यूज करते थे वो कौन होते थे, वो टेक्निकल स्पेशलिस्ट होते थे या साइंटिस्ट होते थे या फिर कोई इंजीनियर टाइप के लोग होते थे जो इनको यूज कर रहे होते थे, जिन्हें पता होता था ऑफलाइन प्रोग्रामिंग का जो की जाती थी पंच कार्ड के थ्रू। ओके, तो यहां तक क्लियर है सबको। इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट। ओके, जैसे कि अभी हमने बात की है कि कंप्यूटर्स जो पुराने ओल्ड मतलब एजेस में जो कंप्यूटर थे उस तक सबकी एक्सेस नहीं थी। उसमें एक मेन रीज़न क्या थी कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे और हुजम भी उनका ज़्यादा था। लेकिन अब जो है कंडीशन बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है आजकल के दौर में। वो कैसे, क्योंकि अब कंप्यूटर्स की जो प्राइस है वो कम हो चुकी है। ठीक है, लेस एक्सपेंसिव है ये कंप्यूटर्स आज के दौर में। ठीक है, और इनसे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोग जो है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन मशीन्स को क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने वक्त को आसान, मीन्स कि अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए आज के दौर में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसकी इसकी भी रीजन हैं। क्या रीजन है इसकी, एक्चुअली इसकी रीजन ये है कि एक तो ड्रामाई तौर पर इसकी जो कॉस्ट थी वो क्या हुई है, बहुत कम हुई है। ठीक है, और इस वजह से जो है टेक्नोलॉजी के अंदर भी, एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आई है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अमल दखल है इस डेवलपमेंट में किस चीज़ का है, वो है सिलिकॉन चिप का। अच्छा जी, जब ये सिलिकॉन चिप इजाद हुई ना, इंट्रोड्यूस हुई, तो मींस कि कंप्यूटर्स की दुनिया में तो जैसे तहलका ही मच गया। मतलब मींस ये हुआ कि इसकी वजह से, सिलिकॉन चिप्स की वजह से, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी जो है, कंप्यूटर की स्टोरेज थी, इवन उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ। अब जो थे लोग अपने डेटे को इसमें स्टोर कर सकते थे, ना सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते थे बल्कि इसमें स्टोर कर सकते थे और ज्यादा मिकदार में। ठीक है, ये नहीं कि थोड़ा सा डेटा स्टोर कर लिया, मे भी हो सकता है पहले कुछ थोड़ा बहुत डेटा स्टोर किया जाता हो, लेकिन बाद में क्योंकि सिलिकॉन चिप के साथ ही मजीद और चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई, सिलिकॉन चिप के साथ ही फिर वो इसकी मतलब हार्स एक्सटेंड हो गई, इसकी मेन मेमोरी एक्सटेंड होगी, प्रोसेसर जो है उसकी पावर में इजाफा हो गया। तो इस तरह से जो था कंप्यूटर जो था वो बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ में आने लगा। लोगों को ऐसे लगने लगा कि यार इसके बगैर तो ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ही ऐसे समझ लें कि बेकार है। और अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए लोगों ने कंप्यूटर्स को परचेज करना शुरू कर दिया और अपनी लाइफ्स के अंदर इनको क्या कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया। क्यों इन्वॉल्व कर लिया, इसलिए इन्वॉल्व कर लिया कि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल बन चुके थे। ठीक है, इनके थ्रू कंप्यूटिंग बहुत अच्छी हो जाती थी, इनके थ्रू जो हिसाब किताब था वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से हो रहा था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो उसके लिए मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। ओके, अब
जैसे ही डेवलपमेंट हुई किसकी, पर्सनल कंप्यूटर की, कब 1970s में, तो ये बहुत बड़ा मेजर लैंडमार्क था, मतलब ये बहुत बड़ा संग मील था जो मतलब जो पर्सनल कंप्यूटर बना, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर के बनने के बाद क्या हुआ, इंडिविजुअली यूजर्स जो है मतलब इनफरादी तौर पर यूजर्स ने इसको क्या किया, इस तक एक्सेस किया, ठीक है। और ये जो है क्या होने लगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूज होने लगे। अब जो कंप्यूटर को यूज कर रहे थे वो कोई हाईली एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स यूज नहीं कर रहे थे, बल्कि कौन कर रहे थे, आम यूजर्स जो हैं, आम लोग जो हैं अपनी लाइफ के अंदर जो है, अपनी जिंदगियों के अंदर इसका इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि कॉमर्स के लिए, फार्मिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है, और रिटेलिंग वगैरह के लिए, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटरटेनमेंट के लिए जो है कंप्यूटर्स जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे। कंप्यूटर्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पावरफुल। आहिस्ता आहिस्ता जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। हम लोग अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगियों में, अपनी जिंदगी की जिंदगी के हर एक शोबे में जो है हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कब से हुआ है, जब से 1970s में पर्सनल कंप्यूटर जो है वो इजाद हुआ था। उसके बाद ये एक जो है ऐसा समझ लें कि इनकलाब आ गया कंप्यूटर्स की दुनिया में। ओके, अब जो है जो कंप्यूटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं बहुत सारे टास्क्स हमारी लाइफ के। जैसे ही टेक्नोलॉजी में चेंज आया है तो उससे क्या हुआ है, बहुत से वे जो हैं, बहुत से मतलब वे हैं वो ओपन हुए, क्योंकि इसकी रेंज बहुत वाइड हो गई है, पॉसिबिलिटीज बढ़ गई है, न्यू पॉसिबिलिटीज बढ़ गई हैं। किस चीज़ के लिए, कि कंप्यूटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया जा सकता है। किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज़र कैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि अब जो है बहुत से मतलब रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स को रन करने के लिए जो है, जैसे पहले पहले बहुत सारी मशीनें थी, उनके ऊपर प्रोग्राम्स को रन करने के लिए हमें जो है ना हाईली स्किल्ड बंदे चाहिए होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास ऑलरेडी कुछ एप्लीकेशंस ऐसी आ गई हैं, उन एप्लीकेशंस का यूज़ करके अपनी मशीन्स के ऊपर हम डिफरेंट किस्म के काम कर सकते हैं, हम काउंटिंग कर सकते हैं, हम हिसाब किताब रख सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज हैं जो इसको यूज़ कर रही हैं। जैसे कि बिजनेस के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास बैंकिंग एंड अकाउंटिंग जो है, हमारे पास लार्ज स्केल में जो है ना उसमें कंप्यूटिंग हो रही है। क्यों, और ये ना उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है। क्यों फायदेमंद है, कि अब ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड को वो रख सकते हैं, यूजर्स के डेटा को रखा जा सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बैंक जो है, कोई भी इदारा जो है अपने यूजर्स के डेटे को एक लार्ज मतलब कैपेसिटी में अपने पास स्टोर कर सकता है, ठीक है। और आपको मैं बताता चलूंगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके यूजर्स का जो डेटा होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज के दौर में तो कंप्यूटर ने ऐसे समझें कि ये वाला जो रिकॉर्ड कीपिंग वाला मामला था, ये तो बिल्कुल ही जो है ना वो सॉल्व कर दिया है। इसमें अब ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, बल्कि ज़्यादा फास्ट हो चुकी हैं ये एक्टिविटीज़, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अगर आपको ट्रांजैक्शन करनी है, आपको ट्रांजैक्शन करनी है, या किसी भी चीज़ की रिटेलिंग वगैरह करनी है, या कोई भी आपको जो है ना प्रोसेस, एयरलाइन या कुछ भी आपको करना है, वो कंप्यूटर मशीन्स के थ्रू आप आज के दौर में बहुत ही एफिशिएंटली और फास्ट रिस्पॉन्सिबली जो है ना रिस्पॉन्सिबल वे में आप इसको कर सकते हैं। और कंप्यूटर्स इसमें, मॉडर्न दौर के जो कंप्यूटर्स हैं आपकी, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में भी हमसे यही डिस्कस की गई है कि जो अब कंप्यूटर्स हैं वो मतलब कि एक तो बार बार एक ही चीज़ को पता नहीं क्यों ये रिपीट किए जा रहे हैं, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। तो अब हमारे जो प्राइवेट जो होम्स हैं हम उसमें भी हमारे पास मौजूद हैं। इनफैक्ट सच हैज़ बीन देयर प्राइवेसीनेस दैट नाउ जस्ट अबाउट एवरीवन यंग और ओल्ड
एबल और डिसेबल, स्किल्ड और अनस्किल्ड। मीन्स कि यार यहाँ पर भी हमें यही बताया जा रहा है कि हर टाइप का बंदा जो है, मतलब उम्र से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा, हर फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा, ठीक है, वो उनके पास अब कंप्यूटर्स क्योंकि उनके घरों में मौजूद हैं, वो अपने ही डेटे को जो है प्राइवेटली भी अपने पास जो है वो स्टोर कर सकते हैं, उन्हें सेव रख सकते हैं। और अपनी जैसे कि हमारे पास हमारे बचपन की कुछ यादें और कुछ मतलब फोटोग्राफ्स और इस किस्म की वीडियोस हमारे पास फैमिलीज की अपनी मौजूद होती हैं, जिन्हें हम मतलब बहुत ही संभाल के चीज़ें रख रहे होते हैं। तो हमें पता है कि यार वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट मेमोरीज हैं और उन्हें हम क्यों इतना ज़्यादा मतलब प्यार करके हम उनको सेव करके रख रहे होते हैं। तो मीन्स ये सब कुछ ये मतलब वही वाली सारी उसकी जो है ना खासियतें और एहसानात कंप्यूटर्स के हमें गिनवाए जा रहे हैं बार बार। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर कोई चीज़ पढ़ने के लिए है तो मैं ज़रा एक नज़र इसको देख लेता हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ। तो अगले एक दो पैराग्राफ में मैंने देखा है कि उन्होंने सिर्फ यही चीज़ डिस्कस की है बार बार कि किस तरह से कंप्यूटर हमारी लाइफ में जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं और किस तरह से उनकी अफादियत कुछ हमें बताई गई है, ठीक है। और ये भी बताया गया है कि अब जो है कंप्यूटर्स को सिर्फ हाईली स्किल्ड पर्सन यूज़ नहीं कर सकते, एंड यूज़र्स आपके और मेरे जैसे सिंपल यूज़र भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और हमारी ज़िंदगियों में इसके समरात बहुत ज़्यादा हैं, बस बार बार यही चीज़ गिनवाई जा रही है। तो इसके बाद हमारे पास आ रहा है जी, क्या चीज़ आ रही है, राइडल्स फॉर द इंफॉर्मेशन एज। यही गिनवाया जा रहा है और बताया जा रहा है बार बार कि इनकी अफादियत क्या है। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जब एक कंप्यूटर को एक मतलब एरोप्लेन के साथ या मतलब एक कंप्यूटर को जब भी हम किसी भी चीज़ के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी मतलब चीज़ को उसमें कंप्यूटर को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं तो किसी न किसी तरह से वो चीज़ बजाते खुद एक कंप्यूटर बन जाती है। कैसे, मैं आपको इसकी एग्जांपल मतलब एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे पास एक वॉच है, डिजिटल वॉच जो होती है। सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर एक मिनट में देख लेता हूँ, मेरे पास पड़ी है तो मैं ये एक डिजिटल वॉच है, ठीक है, डिजिटल वॉच है। तो इसमें नंबर्स में हमारे पास क्या आ रहे होते हैं, हमारे पास नंबर्स में मतलब हमें ये टाइम बता रही होती है। तो वो टाइम काउंट करने के लिए इसमें एक छोटा सा मिनी कंप्यूटर मौजूद है, ठीक है, जो हमें टाइम के बारे में बता रहा होता है। ओके, अब हम देख रहे हैं व्हाट डू यू गेट व्हेन यू क्रॉस अ कंप्यूटर विद एन एरोप्लेन। तो आप जब एक पैसेंजर जेट के साथ एक कंप्यूटर को इन्वॉल्व करते हैं, मींस के एक पैसेंजर जेट में कंप्यूटर को इंस्टॉल करते हैं, तो फिर क्या होता है। ऑब्वियसली यार वो एज अ कंप्यूटर ही उसने वर्क करना है। तो देखते हैं यार यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर होता कुछ ऐसे है कि दिसंबर 1995 की ये बात है। अमेरिका से एक एयरलाइन जो है जिस फ्लाइट का नंबर था 965, वो मियामी से परवाज जो है मतलब कि वो टेक ऑफ करती है और उसने जाना कहाँ पर होता है, कोलंबिया में। तो कोलंबिया में उसने जाना होता है, ठीक है, शेड्यूल के मुताबिक उसने कहाँ पर जाना होता है, कोलंबिया में जाना होता है, ठीक है। तो on the landing approach the pilot of the 757 needed to select the next radio navigation fix named रोजो। तो रोजो नामी नेविगेशन को उसने क्या करना था, वहां पर रेडियो नेविगेशन को सिलेक्ट करना था और इसके प्रोस्पेक्टिस में उसने आर को जो है वो इंटर कर दिया नेविगेशन कंप्यूटर के ऊपर। द कंप्यूटर इंटर्ड अ लिस्ट ऑफ, सॉरी कंप्यूटर का रिटर्न लिस्ट, सॉरी एक्चुअली होता क्या है, जो कंप्यूटर है वो रिटर्न करता है एक लिस्ट को नियर बाय नेविगेशन को, ठीक है। वहां पर आर पायलट को क्या करना था, सिलेक्ट करना था, ठीक है, जो कि उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को जो है वो क्या करने वाली थी, मतलब कि उसने उसको शो करना था। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, इंस्टेड ऑफ रोसो पायलट जो है सिलेक्ट कर लेता है रोमियो को, ठीक है। फिर होता क्या है, 132 माइल्स टू दी नॉर्थ ईस्ट में जो रोमियो है वो सिलेक्ट हो जाता है किसके ऊपर, नेविगेशन कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो जेट जो है वो इन्फॉर्म करता है किसको, पैसेंजर जेट जो है उसका कंप्यूटर जो है इन्फॉर्म करता है अपने पायलट को कि जनाब हम जो है कहाँ किस तरफ जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं क्या बोलते हैं उसको, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। और रोमियो यहाँ पर जो है रोजो की जगह सिलेक्ट हो गया है। लेकिन
इसमें गफलत करता है हमारा जो पायलट, उसको शायद उस बारे में इतनी अच्छे तरीके से पता नहीं चलता। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई कंप्यूटर हमें कोई कमांड दे रहा होता है, कोई भी डेटा हमें दे रहा होता है, तो उस वक्त कंप्यूटर हमें किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्म कर रहा होता है। कंप्यूटर हरगिज हमें गाइड नहीं करता। ये बात आपको जो है समझ जानी चाहिए कि कंप्यूटर जब भी हमें कोई डेटा दे रहा है तो वो उस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे रहा होता है, वो हमें उस डेटा के बारे में गाइड नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो होता ऐसे ही है, जब पायलट जो है अपने नेविगेशन कंप्यूटर के ऊपर आर को प्रेस करता है तो आर जो है वो रोजो की जगह रोमियो सेलेक्ट हो जाता है। रोमियो जो है मतलब एक ऐसी जगह है जो 132 माइल्स अवे जो है मौजूद होती है। तो उसके प्रोस्पेक्टिस में क्या करता है, जो पायलट है वो टर्न लेता है। टर्न लेने के दौरान जो वो उसका पैसेंजर जेट था वो टकराता है एक पहाड़ के साथ, एक माउंटेन के साथ, और उसमें उसकी जब बुलंदी होती है वो 10,000 फीट होती है। ठीक है, वहां पर होता क्या है कि जितने भी पैसेंजर्स उसके होते हैं ऑलमोस्ट 152 आई थिंक 152 पैसेंजर्स, और जो 8 क्रू मेंबर्स होते हैं वो उसमें हलाक हो जाते हैं। कोई 4 पैसेंजर्स तकरीबन उसमें बच रहे होते हैं और वो भी सीरियस इंजरी हो जाती है उनको। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम निकल कर आती है हमारे पास वो ये आती है कि जब कंप्यूटर जो है उसे कोई कमांड दे दी जाती है तो कंप्यूटर उसके मतलब के आउटपुट में हमें डेटा दे रहा होता है, डेटा बता रहा होता है, इन्फॉर्म कर रहा होता है, लेकिन हरगिज हमें उसके बारे में जो है वो गाइड नहीं कर रहा होता कि देखिए अब क्या होने वाला है। बस वो आपको आपकी कमांड का आउटपुट सिर्फ देता है। तो ऐसा ही हुआ, ये हुआ था 1995 में। आज के कंप्यूटर और तब के कंप्यूटर्स 1995 और अब जो है 2021 कोई 25 to 26 ईयर्स तकरीबन बनते हैं। तो मतलब आपके और मुझसे भी पहले की बातें हैं ये, तो जाहिर सी बात है यार, उस वक्त कंप्यूटर इतने स्मार्ट नहीं हो सकते। आज के कंप्यूटर को स्मार्ट होना भी चाहिए क्योंकि यार हमारा दौर है ना। अच्छा, तो खैर मैं ये मजाक कर रहा था। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ और वहां पर देखते हैं कि व्हाट डू यू गेट व्हेन यू क्रॉस अ कंप्यूटर विद अ कैमरा। यार यहाँ पर भी एक लंबी तवील एक इन्होंने डिटेल दी हुई है इसकी कि जब एक कैमरे में कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया तो देन हमें क्या रिटर्न हुआ। ऑब्वियसली हमें एक स्मार्ट कैमरा जो है कंप्यूटर की सूरत में हमें जो है ना मिल रहा था। तो इसमें भी इन्होंने बहुत एक लंबी सी डिटेल दे दी है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ मतलब ये क्या था, सीन हुआ क्या था। तो मैं ज़रा ये पैराग्राफ थोड़ा डाउन कर लेता हूँ, यहाँ पर बहुत लंबी सी डिटेल इन्होंने दी हुई है। तो हुआ क्या था कि सबसे पहले हमारे पास कुछ मतलब के ऐसे कैमराज होते थे जो डिजिटल नहीं थे एक्चुअली। ठीक है, तो उनमें एक बैटरी होती थी। ठीक है, और बैटरी के अलावा उसमें एक रील, नेगेटिव वाली एक रील मतलब कि उसमें वो इंस्टॉल करते थे। वो उसके बाद जो है वो पिक्स लेते थे और फिर बहुत ही टाइम तक वेट करते थे कि यार हमारी पिक पता नहीं कैसे आने वाली है, अच्छी आएगी या बुरी आएगी। मतलब एक टाइम होता था ना, मतलब कमाल का टाइम था यार वो। ओके, तो लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्योंकि कंप्यूटर और मतलब के जो कैमराज है उनमें कंप्यूटर्स इंस्टॉल हो चुके हैं, मतलब के कुछ ऐसी एप्लीकेशंस उसमें इंस्टॉल हो चुकी हैं। आज का जो कैमरा है वो बहुत स्मार्ट है। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पुराने ज़माने की जो हमारे पास कैमराज होते थे उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि सिंगल बैटरी होती थी, रील्स पर वो चलते थे और फिर फोटो ली जाती थी। पता नहीं होता था जब तक फोटो आ नहीं जाती थी, आपको नहीं पता होता था कि आप अच्छे लगने वाले हैं उसमें या बुरे लगने वाले हैं। आपको एक तवील इंतजार करनी पड़ती थी। उसके बाद कुछ और मॉडल्स आ गए कैमरा के, उसमें फिर क्या होता था, डबल जो है उसमें बैटरी होती थी, उसका बैटरी टाइमिंग भी ज्यादा थी, और दूसरा फिर उसमें बड़ी एक रील जो है ना वो यूज हो रही होती थी। और फिर उसमें कुछ बटन्स आ गए जिसमें आप जो है उसको ऑन ऑफ कर सकते थे। ठीक है, और मैनुअल के ऊपर उसको आप लेकर जा सकते थे, या फिर आप उसे मतलब मैनुअल के बगैर भी आप जो है ट्रेडिशनल फोटोग्राफी भी उसके ऊपर आप कर सकते थे। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा डाउन कर लूं, लेकिन फिर क्या हुआ, जो आज के दौर के जो है कैमराज हैं उसमें क्या है, उसमें एलसीडी भी इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है,
उसमें हमारे पास LCD भी इंस्टॉल हो चुकी है और वहाँ पर हमारे पास इसमें फीचर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और अब तो स्मार्ट कैमराज आ चुके हैं मार्केट के अंदर, आपको मतलब कि इतनी वेट भी करनी नहीं पड़ती। आपके मोबाइल में भी कैमराज इंस्टॉल हैं एक्चुअली। आप जब भी चाहें सेल्फी ले लें या किसी की भी पिक्चर कैप्चर कर लें, और साथ में बहुत सारे फिल्टर्स आ रहे होते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती, आप जैसे भी हैं और आप अच्छे या बुरे जैसे भी दिखने वाले हैं उसमें, मतलब वो आप खुद फिक्स कर सकते हैं चीज़ें। आज के दौर का जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है आज से कोई 30-35 साल पुराने कैमरे से, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, हम क्या चीज़ देखने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो सॉरी, लेक्चर तो यही चल रहा है, यहाँ पर वो कह रहा है कि व्हाट डू यू गेट व्हेन यू क्रॉस अ कंप्यूटर विद एन अलार्म क्लॉक। एक्चुअली यहाँ पर भी इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। मैं ज़रा देख लेता हूँ इसको, इसमें भी अच्छी खासी इन्होंने एक्चुअली डिटेल दी हुई है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब इतना यार इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको बताता हूँ कि पहले कुछ अलार्म क्लॉक्स होते थे, ठीक है। वहां पे आपको टाइम जो है सेट करना पड़ता था, कुछ बटन्स होते थे, पैटर्न होता था उसके ऊपर कि आपको मतलब वो बटन सपोज के एक बटन है कैमरे के ऊपर, उसे आप 5 टाइम्स जो है ना प्रेस करते थे, और 5 टाइम प्रेस करने के बाद उस पे एक अलार्म सेट हो जाता था, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सीडेंटली 5 की जगह आप 6 टाइम्स उसको प्रेस कर दें तो फिर क्या होता था, आपका अलार्म नहीं लगता था, और आप जो है नेक्स्ट डे जो है वो आप सुबह 6 की बजाय आप सुबह मतलब 8 या 10 बजे आप उठ रहे होते थे। लेकिन अब जो है मतलब डिजिटल जो है क्लॉक्स कुछ ऐसे आ चुके हैं मार्केट के अंदर, कुछ ऐसे साउंड्स भी मतलब सिस्टम्स भी कुछ ऐसे आ चुके हैं जो आपको टाइम पर जो है वो उठाते हैं, मतलब और उनकी जो वॉइस है वो आहिस्ता आहिस्ता पीक जो है ऊपर की तरफ अपने जो है वो उसके क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड में इजाफा होता चला जाता है, उसकी वॉइस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, ना कि वो ट्रेडिशनल अलार्म्स की तरह के जब वो जैसे अगर वो चल पड़ते तो ऐसा लगता था कि जल तरंग की तरह के पता नहीं क्या हो गया, मतलब कुछ टूट फूट गया, मतलब इतनी आवाज़ें हैं उसकी, और बंदा कभी कभी डर भी जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब स्मार्ट क्लॉक्स आ चुके हैं, उसमें आहिस्ता आहिस्ता उसमें ये मतलब कि उसकी खासियत है कि वो आपको दर्जा बदर्जा उठाना शुरू करता है और आप उससे डिस्टर्ब भी नहीं होते, और अपनी मर्जी का एक नहीं, एक से ज़्यादा उसमें अलार्म्स जो हैं आप सेट कर सकते हैं। इवन के 5 वक्त की नमाज के लिए भी आप दिन में 5 अलार्म्स उसके ऊपर आप न सिर्फ 5 बल्कि उससे भी ज़्यादा आप जितने चाहें उसके ऊपर अलार्म्स जो हैं सेट कर सकते हैं, और वो आपको एक सेंस में आपको जो है उठा रहा होगा और आपको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेगा, और ना ही आपको उससे कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, नाउ What do you get when you across a computer with a car? Okay, यहाँ पर भी एक लंबी सी स्टोरी इन्होंने एक्चुअली बताई है, इसका मैं लुबे लबाब आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या था। हुआ कुछ ऐसे था कि जब एक कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया एक स्पोर्ट कार में जिसका नाम था बॉक्सटर, तो बॉक्सटर के अंदर जब इसको इंस्टॉल किया गया तो उसमें एक जो है ना प्रॉब्लम आई। वहाँ पर होता ऐसे था कि ड्यूरिंग ड्राइव अगर कहीं पर जो है वो फ्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा कम रह जाता, तो उसके कम रह जाने की वजह से जो उसका नेविगेशन कंप्यूटर था वो बहुत से दूसरे सिस्टम्स को डिटेक्ट करना छोड़ देता था, ठीक है। उसको छोड़ने की वजह से उसकी नेविगेशन कंप्यूटर में ये फेल्योर आता था कि वो बंद हो जाता था, ठीक है। तो नेविगेशन कंप्यूटर के बंद होने के साथ ही जो ये हमारी बॉक्सर कार थी वो रुक जाती थी, और अब जो इसका ड्राइवर होता था वो इसको मजीद तो चला नहीं सकता था, तो उसे क्या करना पड़ता, उसे उसके जो कंप्यूटर है उसकी बैटरी को अलग करना पड़ता था, ताकि जो कंप्यूटर के ऊपर ऑलरेडी मौजूद कमांड्स हैं कंप्यूटर उसको भूल जाए और वो दोबारा से उसका रिस्टार्ट ले सके। बाद में जब ये प्रॉब्लम्स इनके सामने आई तो जो वैज्ञानिक मींस के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने डिटेक्ट किया इस प्रॉब्लम को और इसका सल्यूशन निकाला इस तरह से कि उसका जो उस बॉक्सटर जो कार थी उसका जो नेविगेशन कंप्यूटर था उसे और कार के इंजन को अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर उन्होंने इंस्टॉल कर दिया। उसमें होता यह था कि अगर फेल्योर हो जाता था हमारे नेविगेशन कंप्यूटर में
तब भी ड्राइवर जो है फिर उस कार को ड्राइव कर सकता था। तो अब देखते हैं, जब एक कंप्यूटर को एक वॉरशिप के साथ इंक्लूड किया गया, मतलब कि एक वॉरशिप का नेविगेशन कंप्यूटर बनाया गया, तो उसमें क्या हुआ। तो यूएस की एक वॉरशिप थी, बात है सितंबर 1997 की। तो होता क्या है, वहां पर उस शिप में एक नेविगेशन कंप्यूटर इंस्टॉल किया जाता है। और किस लिए किया जाता है, क्रूज मिसाइल्स के कंट्रोल के लिए उसको वहां पर जो है इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन वहां पर फ्यूल में कुछ उतार चढ़ाव की वजह से जो उसका ऑपरेटर होता है, कोई कमांड देता है, नंबर्स वहां पर जो है उसको, उस नेविगेशन कंप्यूटर को एक नंबर देता है। वो नंबर जो है नेविगेशन कंप्यूटर एक किसी खास हिस्से पर डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद वो कंप्यूटर जो है वो उसके रिजल्ट्स को उसके समझ में नहीं आती कि अब उसे क्या करना है। तो उस दौरान क्या होता है, वो क्रूज मिसाइल जो था वो फायर नहीं हो पाता, फेल्योर हो जाता है सिस्टम में। तो सिस्टम में फेल्योर आने की वजह से उनकी वो सारी जो मशक थी वो जो है वो भी मतलब उसमें भी उनको फेल्योर का सामना करना पड़ता है, फेल हो जाते हैं वो अपनी उस एक्सरसाइज में। तो जिसकी वजह से उन्हें वो अपनी मशक ख़त्म करनी पड़ती है, बंद करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इनके साथ यूएस वॉरशिप के साथ ये प्रॉब्लम आती है, जब एक 1997 के अंदर कंप्यूटर को एक वॉरशिप में इंस्टॉल किया गया था। लेकिन मज़े की बात ये है कि शुक्र उन्हें इस बात का करना चाहिए कि ये वाली प्रॉब्लम किसी वॉर जोन में उनके साथ नहीं आई। अगर ऐसा होता तो यूएस आर्मी को एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती थी। तो खैर अच्छा ही हुआ उनके लिए, ये एक अच्छी जो है वो थी कि अब आने वाले वक्तों में वो कुछ अच्छा कर पा रहे होंगे। बल्कि सिर्फ यूएस कंट्री की बात नहीं है, किसी भी मुल्क की फिजाइया है या बहरिया है, तो उनका यही लायामल रहता है। वो चाहते हैं कि उनके जो डिफेंस के सिस्टम है उसमें मैन पावर को कम करके जो है डिफेंस को मजीद और कंप्यूटराइज्ड एंड जो है ना बेहतर किया जाए। तो इसी मामले में अब तक जो है उसमें बेहतरी लाई जा रही है। मजीद जो इंजीनियर्स हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट, वो काम कर रहे हैं और जो है अच्छे से अच्छे जो है एल्गोज क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि अच्छे से अच्छे नेविगेटर्स बनाए जाएं जो है वो अपनी अपनी फोर्सेस के लिए, ताकि डिफेंस को ज़्यादा मजबूत किया जा सके। ओके, तो यहाँ तक देखने के बाद अब मूव करते हैं हम आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होने वाला है यहाँ पर। तो इसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है। रोल ऑफ HCI अब हमारे पास बचता है कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का इन सारे मामलात में क्या रोल बनता है, उसके बारे में हम देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है हियर कम द रोल ऑफ HCI। अब आता है रोल HCI का। आपको तो पता है ना क्या कुछ हो चुका है, सारे मामलात पास्ट में जो होते रहे हैं। तो इसके बाद अब HCI का रोल भी देखते हैं कि HCI ने क्या रोल अदा किया है यहाँ पर। तो जो ह्यूमन है उन्होंने डिज़ाइन की हैं बहुत से मतलब ऐसे इंटरफेसेस जिसे हमें क्या है वी हेट। हम उन इंटरफेसेस से क्या करते हैं जिनसे हमें बहुत नफरत है, और इंसान अब तक उसकी मैन्युफैक्चर के अंदर और उन्हें बनाने में, इस किस्म के इंटरफेस बनाने में इंसान अभी तक लगा हुआ है। क्योंकि माजी में होने वाले जो प्रॉब्लम्स थी उनके साथ जो है डील करने के बाद ह्यूमन बींग्स को ये समझ आई है कि देखें इनको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि फ्यूचर में या हाल में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी चल रही है इसको यूज़ करते हुए हम फ्यूचर की बेस्ट टेक्नोलॉजी को बना सके, जहां पर फेल्योर के जो चांसेस हैं वो माइनस का जो है मतलब हो, और माइनस होते होते ज़ीरो रह जाए। मतलब इंसान तो यही चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है और बनाए जाने की कोशिश भी की जा रही है। किस तरह से की जा रही है, किन चीज़ों को देखकर की जा रही है, वो की जा रही है प्रीवियस होने वाले जो हमारे
प्रॉब्लम्स थे, तो उन एग्जाम्पल्स को हम देख सकते हैं, उनके बिहाफ पर ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है, ये डेवलपमेंट हो रही है और इसमें इम्पोर्टेंट जो रोल जो है वो परफॉर्म कर रही है वो है हमारी HCI, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। जाहिर सी बात है, जितनी ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स के बिटवीन जो इंटरेक्शन है वो जितनी ज़्यादा क्लियर और बेहतर होगी, उतना ही ज़्यादा जो फेल्योर के चांसेस हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं HCI की, और इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ऑलरेडी फॉर्मल डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ कोर्स में एक डेफिनेशन है, ये आपने देख लेनी है ज़रूर। तो यहाँ पर है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इज अ डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद द डिजाइन, एवोल्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग सिस्टम फॉर ह्यूमन यूजिंग एंड विद द स्टडी ऑफ मेजर फिनोमिना सराउंडिंग देम। ओके, तो यहाँ पर होता है आज का हमारा लेक्चर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो सी यू, टाटा, बाय बाय। लेकिन एक मिनट ठहरो यार, अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया है, ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया है या आपका इससे थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक का बटन भी यार आपके सामने है, आप डिसलाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और पसंद आया तो यार प्लीज लाइक जरूर कर देना। ओके, और शेयर कर देना दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकें। आज से हमारा मिशन यही है कि खुद भी अच्छा पढ़ेंगे और दूसरों तक अपना नॉलेज शेयर करेंगे। इसी के साथ एंड करते हैं अपने आज के लेक्चर को, और आप एक्सेस कर सकते हैं CS 101 और C++ की प्ले लिस्ट को यहाँ पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूनिट। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।